तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। देखिए, आज की इस वीडियो में हम सभी समझने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री में जो हमारा सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। फर्स्ट चैप्टर में हमने भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता, जिसको हम सभी हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसको समझ लिया है। अब बारी है, हम एक ऐसे युग की तरफ बढ़ेंगे जब भारत में साम्राज्य का विकास होना स्टार्ट हो जाता है, महाजनपद का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। इस चैप्टर में आपको मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, कुषाण वंश के बारे में, सातवाहन, बहुत सारे वंशों की बात हम करेंगे। और साथ ही साथ जो 16 महाजनपद का विकास भारत में हुआ था, जिसमें से मगध मगध के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे, मगध के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। देखिए, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें और साथ ही साथ फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। यहाँ पे आपको सभी पीडीएफ एकदम फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिए, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आप सभी स्टूडेंट्स को समझ लेना चाहिए। एक बार मार्कर ढूंढ लेते हैं भाई। हाँ, ये रहा हमारा पेन। चलिए, देखिए, जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे थे, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता की बात की हमने कि भाई हड़प्पा सभ्यता का लगभग हम देखते हैं कि 1900 ईसा पूर्व आते आते तक क्या होता है जी, 1900 ईसा पूर्व आते आते तक हड़प्पा सभ्यता का अंत होना स्टार्ट हो जाता है। फिर हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद क्या हुआ? भारतीय इतिहास क्या वहीं पे खत्म हो गया या फिर से कुछ अलग सभ्यता का विकास देखने को हमें मिलता है? तो यहाँ पे हम सभी देखते हैं कि लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास तक भारत में एक नई सभ्यता डेवलप हो जाती है, जिसको हम सभी वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक काल, वैदिक द है भाई, थोड़ा सा द मैं अलग टाइप से बना देता हूं। वैदिक सभ्यता, ठीक है जी। तो देखिए, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल भी हम इसको बोल देते हैं। और इसको वैदिक काल इसलिए बोलते हैं, वैदिक सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके बारे में, समय काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने का जो मेन स्रोत है वो है वेद। ठीक है जी, वेद। वेद क्या है? तो वेद प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में, खास करके वैदिक काल के इतिहास को समझने में एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। ठीक है जी। वेदों की टोटल संख्या कितनी है बच्चे? अगर आपसे कोई पूछे तो चार बता दे। ठीक है, वेद कितने हैं? चार। कौन कौन से वेद है? सबसे प्राचीन जो वेद है हमारा वो है ऋग वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है जी? ऋग्वेद। उसके बाद आपका सामवेद। ठीक है, इसके अलावा यजुर्वेद। और सबसे जो नया वेद है आपका वो है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। तो इस तरीके से हमारे चार टोटल वेद है ना। इन चार वेदों से ही हम वैदिक काल के इतिहास को समझते हैं। देखिए, 12th क्लास में हम सभी वैदिक काल को नहीं समझ रहे। वैदिक काल के बारे में आपके सिलेबस में नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें आपको पता हो। ऐसा ना हो कि जब आप कॉलेज में पढ़ने जाओ और वैदिक काल का टॉपिक आए तो आपको लगे कि भाई बिल्कुल नया है। ऐसा कभी ना लगे आपको। वैदिक काल एग्जिस्ट करता है, हमारे भारतीय इतिहास को समझते समय आप वैदिक काल को जरूर पढ़ें। ठीक है जी। देखिए, यहां तक तो हो गया। अब देखो, वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं। वैदिक काल के अगर विभाजन को मैं समझाने की कोशिश करूं, कहीं पीला कहीं हरा। देखिए, वैदिक काल के अगर हम विभाजन को समझे तो वैदिक काल को बच्चों हम सभी दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, वैदिक काल को हम सभी दो भागों में डिवाइड करते हैं। ये एक आपका होता है ऋग वैदिक काल और एक आपका होता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है जी? इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, वैदिक काल का जो टोटल, अगर हम कुल टाइम पीरियड की बात करें, पूरा जो समय काल की अगर हम बात करें, तो वैदिक काल का टाइम पीरियड आपका 1500 से लेके 1500 ईसा पूर्व से लेके लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास, या कई जगह आपको 600 ईसा पूर्व भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो 600 ईसा पूर्व के आसपास इसका वैदिक काल का टोटल टाइम पीरियड माना जाता है।
फिर हमने क्या किया, वैदिक काल को भी हमने दो भागों में बांटा। ठीक है, वैदिक काल को हमने दो भागों में बांटा, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। देखो जी, ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है ये लगभग 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व जो आपका है इसका टाइम पीरियड माना जाता है ऋग वैदिक काल। फिर हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं बच्चे। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है आपका वो 1000 से लेके 500 ईसा पूर्व जो है आपका, ये उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड माना जाता है। देखिए, वैदिक काल जो है इस समय जिस सभ्यता का विकास हुआ वो आर्यों की सभ्यता थी, आर्य सभ्यता। ठीक है जी, कौन सी सभ्यता का विकास हुआ इस टाइम में? आर्य सभ्यता, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता यानी कि नगरीय सभ्यता नहीं थी। इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता की बात की, तो हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा सभ्यता की हम बात करें तो एक शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, नगरों का विकास हुआ, विशालकाय नगर। लेकिन इसको हम जो आर्यों ने जो सभ्यता विकसित किया, जो डेवलप किया वैदिक काल के टाइम पीरियड में, वैदिक काल में जो सभ्यता विकसित हुआ वो आर्यों की सभ्यता थी और ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है जी, विशाल नगर, बड़े बड़े नगर हमें इस टाइम पीरियड में देखने को नहीं मिलता है। देखो, आर्यों के आगमन के बारे में कि भाई आर्य क्या भारतीय थे या फिर विदेशी थे, इसमें विद्वानों के अलग अलग मत है। कुछ का कहना यह है कि भाई ये भारत से ही थे, है ना, ये भारतीय ही थे। कुछ कहते हैं कि भाई ये बाहर से आए थे, विदेशी थे। जी, विदेशी मानते हैं। हम्म 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 हम्म। ठीक है जी, कुछ इसको इनको क्या मानते हैं, विदेशी मानते हैं। तो ये अलग अलग मत है। देखो, आपके सिलेबस में क्योंकि ये टॉपिक नहीं है तो आप बस समझने के लिए मैंने ये चीजें आपको बताई है। अगर आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लो और चीजों को याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे चैप्टर नंबर हमारा 2 है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और आपका चैप्टर नंबर 4। ठीक है, अगर हम इन तीनों की बात करें ना, तो अगर आप भारतीय इतिहास को समझेंगे, जैसे आप चैप्टर को समझना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि तीनों ही चैप्टर का जो टाइम पीरियड है, इन तीनों ही चैप्टर का टाइम पीरियड जो है वो 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी, है ना, 600 ईस्वी का जो भारतीय इतिहास है उसको समझाने की कोशिश यहां पे की गई है। यानी कि टोटल 1200 साल, टोटल 1200 साल का जो इंडियन हिस्ट्री है उसको हम इन तीनों ही चैप्टर में समझने वाले। लेकिन इन तीनों ही चैप्टर में आपके टॉपिक्स अलग अलग होंगे। जब आप चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे तो इसमें आप इस समय का जो राजनीतिक, ठीक है जी, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को समझेंगे। ठीक है, यानी कि राजनीतिक इतिहास में आप क्या समझेंगे, राजवंशों के बारे में जानेंगे आप, उस समय में कौन कौन से राजवंश का विकास हुआ, उनकी प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, इसको आप समझेंगे। जब हम आर्थिक इतिहास को समझते हैं बच्चे, तो आर्थिक इतिहास में हम उस समय के व्यापार की बात करेंगे, उस समय की मुद्रा प्रणाली की बात करेंगे, है ना, कहां कहां से व्यापार होता था, किस तरीके से व्यापार होता था, कौन कौन से सिक्के ढाले गए थे, व्यापार करने के लिए कौन से तरीकों का इस्तेमाल होता था, ये आप समझेंगे आर्थिक इतिहास में। तो राजनीतिक और आर्थिक इतिहास जो कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का जो राजनीतिक और आर्थिक इतिहास है उसको आपको समझने को मिलेगा चैप्टर नंबर 2 में। जब हम चैप्टर नंबर 3 में जाएंगे तो ये आपका सामाजिक इतिहास, ठीक है ना, इस टाइम पीरियड पीरियड का जो सामाजिक इतिहास है वो आप जानेंगे। यानी कि उस समय का समाज कैसा था, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का समाज कैसा था, जिसमें आप जानेंगे वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, है ना जी, वर्ण व्यवस्था क्या है, किस तरीके से समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था, उनके कौन कौन से नियम तय किए गए थे। जाति व्यवस्था की बात करें तो जातियों को किस तरीके से बनाया गया, जाति के क्या नियम होते थे, समाज को कैसे चलाया जाता था, सोसाइटी को किस तरीके से चलाया जाता था, उसको आप समझेंगे इस चैप्टर में। सामाजिक इतिहास को समझेंगे आप चैप्टर नंबर 3 में, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 4 में।
तो चैप्टर नंबर 4 में आप क्या जानेंगे बच्चे? चैप्टर नंबर 4 में आपको इस समय काल का जो धार्मिक इतिहास है, धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास, ठीक है जी। इस चैप्टर में आप समझेंगे धर्म के बारे में, विशेषकर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, तीनों ही धर्मों का इतिहास आपको समझने को मिलेगा। सांस्कृतिक इतिहास में हम समझते हैं हमारे जो पुराने धरोहर है, इमारतें हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे धर्म को इंडिकेट कर रहे हैं, है ना, तो उसको हम इसमें समझेंगे। वास्तुकला उस समय की कैसी थी, धार्मिक वास्तुकला कैसी थी, जिसमें आप मंदिरों के इतिहास समझेंगे। आप समझेंगे जो बौद्ध धर्म के मुख्य केंद्र होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्तूप, स्तूप के इतिहास को समझेंगे, स्तूप कैसे बनाए जाते थे, इसकी रचना कैसे होती थी। इसके अलावा मंदिर, मंदिर किस तरीके से बनाए जाते थे, मंदिरों की संरचना कैसी होती थी, ये सब आपको चैप्टर नंबर 4 में समझने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि तीनों ही चैप्टर का टाइम पीरियड सेम है, लेकिन टॉपिक्स अलग अलग होंगे, है ना। आपका चैप्टर नंबर जो 2 है वो राजनीतिक और धार्मिक इतिहास को समझाएगा। चैप्टर नंबर 3 सामाजिक इतिहास को समझाएगा। चैप्टर नंबर 4 धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास को समझाएगा। तो आई होप कि आप सभी तीनों ही चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं वो समझ गए होंगे। टाइम पीरियड तीनों ही चैप्टर का सेम है, सेम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम भारतीय इतिहास को समझने वाले हैं। चलिए अब आ जाते हैं अपनी पीडीएफ में और एक एक करके सभी टॉपिक्स को हम एक एक करके समझेंगे। जैसे कि सबसे पहले इंट्रो दे रखा है भाई, चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रखा है कि आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। सबसे पहला आपका टॉपिक देखने को मिल जाएगा आपके एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी बुक को जरूर पढ़े, एनसीईआरटी बुक को नहीं पढ़ते तो जो भी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलो, क्योंकि ये भी सारे कंटेंट मैंने एनसीईआरटी से ही लिया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो आ जाओ, तो जैसे 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी आपका इस चैप्टर का टाइम पीरियड है ना। ये जो टाइम पीरियड है ना वो भारतीय इतिहास में एक परिवर्तनकारी टाइम माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड माना जाता है, ठीक है। इस समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे राज्य, साम्राज्य और रजवाड़ों का विकास देखने को मिलता है, बहुत सारे नए नए नगर उभर के सामने आते हैं, है ना। और इसमें हम देखेंगे इस काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने का जो मुख्य स्रोत है आपका अभिलेख, अभिलेख को जानेंगे आप। बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हमें देखने को मिलता है, सिक्के देखने को मिलता है ना। तो इस इन सारे सोर्सेज से हम इस टाइम पीरियड के बारे में जानकारी जुटाएंगे। खास करके अभिलेख तो भाई इस चैप्टर का इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है। जैसे एनसीईआरटी बुक में आप जाएंगे तो एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे कि पहले पेज पे ही आपको प्रिंसेप और प्रियदर्शी वाला टॉपिक देखने को मिल जाएगा, है ना। सबसे पहले पेज पे आपको प्रिंसेप और प्रियदर्शी वाला टॉपिक देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे व्हाइट कलर का यूज किया है, उसकी वजह से थोड़ा सा हल्का दिख रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, इतना है कि दिख रहा होगा आप। देखो प्रिंसेप और प्रियदर्शी ये टॉपिक्स में हम क्या समझने वाले, इस टॉपिक में क्या समझने वाले। देखो प्रिंसेप यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है जी। प्रिंसेप एक व्यक्ति का नाम है और प्रियदर्शी यहाँ पे क्या है, एक उपाधि है, उपाधि, उपाधि, ठीक है, उपाधि। प्रियदर्शी क्या है, उपाधि, जो कि प्राचीन काल में मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट हुआ, जिसका नाम था सम्राट अशोक। अशोक ने इस उपाधि का इस्तेमाल किया था। प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाने के लिए क्या करते थे, अलग अलग उपाधियां लगाया करते थे। तो सम्राट अशोक ने जिस उपाधि का इस्तेमाल किया था उसको हम प्रियदर्शी बोलते हैं। प्रियदर्शी का मतलब होता है सुंदर, स्मार्ट दिखने वाला व्यक्ति, ठीक है, सुंदर व्यक्ति, है ना, सुंदर या मनोहर मुखाकृति। आपके एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा है, मनोहर मुखाकृति वाला व्यक्ति या सुंदर व्यक्ति, है ना। तो अपने आप को स्मार्ट बताता है कौन, सम्राट अशोक। तो ये आप शब्द से ही समझ गए कि इस टॉपिक में क्या समझाने की कोशिश की जाएगी। देखो क्या लिखा है, 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप। अब भैया जेम्स प्रिंसेप कौन थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, है ना। जेम्स प्रिंसेप कौन थे बच्चे, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे और इन्होंने क्या किया था, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था, ठीक है। ये दो लिपि बहुत ही इंपोर्टेंट लिपि है, इसका इस्तेमाल आरंभिक अभिलेखों में किया गया था। देखो एक होता है लिपि, एक होता है लिपि और एक होता है भाषा। बच्चे दोनों में क्या अंतर होता है, देखिए लिपि जो है वो क्या है, लिखने का माध्यम, ठीक है। लिपि क्या है, लिखने का माध्यम। मैंने क्या किया, जिसमें बहुत सारे शब्द होते हैं, लिपि में बहुत सारे शब्द होंगे, उन शब्दों से मैंने क्या किया,
किसी भी अक्षर को लीप दिया ऐसे करके लीप दिया, तो इसीलिए इसको लिपि कहा जाता है। ठीक है, लिपि मतलब लिखने का माध्यम, और भाषा क्या होता है, ये बोलने का माध्यम होता है, बोलने का माध्यम। क्या जी, बोलने का माध्यम होता है। अरे बात समझ में, लिपि लिखने का माध्यम, भाषा बोलने का माध्यम। अब जैसे कि मैं देवनागरी लिपि की बात कर रहा हूं, तो देवनागरी लिपि जो हमारे अभी अक्षर लिखे हुए हैं, है ना, द स क मे ई सिट, ऐसे ऐसे शब्द हमें हमारे लिखे हुए हैं, क ख ग घ पढ़ते हो, वो क्या है, वो देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि को जोड़ के जो उच्चारण हम करते हैं, जो शब्द हम बोलते हैं, वो हो जाएगा भाषा। तो ऐसे ही प्राचीन अभी की लिपि जो हमारी है वो देवनागरी लिपि है, लेकिन जो प्राचीन काल में जिन लिपि का इस्तेमाल किया गया था सबसे पहले लिखने के लिए, वो कौन से दो लिपि थे भाई, ब्राह्मणी और खरोष्टी। सबसे पहले सम्राट अशोक ने अभिलेख लिखवाना स्टार्ट किया था, और उन अभिलेखों पे ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। भाषा वगैरह के बारे में आगे मैं बताऊंगा कि किस भाषा में उसने लिखवाई थी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जितने भी हमें सम्राट अशोक के अभिलेख लिखे हुए मिले, उनपे एक शब्द, कॉमन शब्द हमें देखने को मिलता है, वो है प्रियदर्शी शब्द। प्रियदर्शी शब्द मनोहर मुखाकृति वाला राजा, है ना। प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है, मनोहर मुखाकृति वाला राजा, और ये एक उपाधि थी जो कि सम्राट अशोक के लिए इस्तेमाल में लाई गई थी। इस पेज को समझ गए जी, आगे आ जाओ। यहाँ पे देखो अभिलेख के बारे में मैंने यहाँ पे चीजें ऐड कर दी है, आपकी एनसीईआरटी बुक में हूबहू ऐसा बॉक्स दे रखा है। भैया अभिलेख होता क्या है, अभिलेख होता क्या है, तो अभिलेख किसी पत्थर, चट्टान, मिट्टी के बर्तन या फिर कठोर स्तर पे खुदे हुए शब्द होते हैं। इसका मैं एक चित्र भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, अगर यहाँ पे ऐड होगा, इधर कहीं अगर ऐड होगा, लास्ट पेज पे मैंने ऐड करा है खैर, अभिलेख का एक चित्र मैंने ऐड किया था, है ना। 1 मिनट मैं दिखाता हूं आप लोगों को। ये देखो, अभिलेख कुछ ऐसा होता था, ऐसा एकदम देखो पॉलिश पत्थर है, इसमें बहुत सारे शब्द छेनी होता है, जैसे ऐसे खोद खोद के लिखे गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे जी, इसको बच्चे हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सभी अभिलेख। ठीक है, अभिलेख समझिए क्या होता है, किसी पॉलिश पत्थर चट्टान पे उत्कीर्ण किए गए शब्द को हम क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं। अभिलेख के बारे में और क्या क्या चीजें यहाँ पे लिखी हुई है देखो, अभिलेख में हम उन लोगों की उपलब्धियों, क्रियाकलापों या विचारों, अभिलेखों में उन लोगों के उपलब्धि, क्रियाकलाप और विचार लिखे जाते हैं जो उनको बनवाते हैं। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप होते हैं, महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए जाने वाले दान के बारे में हमें पता लग जाता है। यानी अभिलेख हमें वो स्थायी प्रमाण उपलब्ध कराते हैं जो उनको बनवाने वाले, लिखवाने वाले हैं, उनके बारे में हमें सब कुछ पता लग जाता है। ठीक है जी, देखो आगे क्या लिखा है, उन अभिलेखों से हम क्या पता कर सकते हैं, उस समय का टाइम पीरियड का पता लग सकता है कि भाई वो अभिलेख कब बनवाया गया था, है ना। उनका काल निर्धारण हो सकता है ना। और आमतौर पर पूरा पूरा लिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफी स्पष्टता से किया जा सकता है, मतलब टाइम पीरियड का हमें बहुत अच्छे से पता चल जाता है। देखो अब भाषा की बात करते हैं कि प्राचीन जो अभिलेख थे वो किस भाषा में लिखे गए थे, तो प्राचीन अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत भाषा क्या होता है बच्चे, तो प्राकृत भाषा उन भाषाओं को कहा जाता है जो कि आम और जन सामान्य की भाषा होती है। उस टाइम पीरियड में जो आम लोग, जो जन सामान्य में जिन भाषा का इस्तेमाल होता होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राकृत भाषा बोलेंगे। देखो क्या लिखा है, प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता है जो जन सामान्य की भाषा होती है। इस अध्याय में अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृत में हमें देखने को मिल जाएंगे, है ना जी। जैसे कि यहाँ पे आप जो भी आपको इस चैप्टर में अजातशत्रु या जैसे इस तरीके से सम्राट अशोक ऐसे लिखा हुआ देखने को मिलेगा, आपको इस तरीके से नहीं देखने को मिलेगा, इस तरीके से नहीं देखने को मिलेगा, ये देवनागरी लिपि है। इस तरीके से आपको प्राकृत में आपको ये जो नाम है वो आपको देखने को मिल जाएगा, है ना जी। ठीक है, तो ये आपका हिंदी भाषा ना होगी, आपका प्राकृत भाषा में इन राजाओं के नाम आपको आपके चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। बाकी यार अगर और दूसरे अभिलेखों की हम बात करें तो प्राकृत के अलावा हम अभिलेख और दूसरे भाषाओं में भी देखने को मिल जाता है, तमिल, पाली, संस्कृत जैसी भाषाओं में भी हमें अभिलेख देखने को मिल जाता है। ठीक है जी, तो ये अभिलेखों के बारे में था, उम्मीद करता हूँ आप अभिलेख समझ गए होंगे, अभिलेख क्या होते हैं। देखो अभिलेख जो सम्राट अशोक था उसके अभिलेख की हम बात कर लेते हैं। जो सम्राट अशोक था उसके अगर हम अभिलेख की बात करें तो अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में लिखे गए थे। सम्राट जो अशोक था उसने सबसे पहले अभिलेख वगैरह लिखवाने शुरू किए थे प्राचीन भारत में, है ना जी। और उसके अभिलेख जो थे वो ज्यादातर प्राकृत भाषा में लिखे होते थे। ठीक है,
जबकि जो पश्चिमोत्तर भारत से जो हमें अभिलेख मिले, पश्चिमोत्तर यानी कि जैसे कि अगर आप इंडिया के मैप को देखेंगे, इंडिया के मैप को अगर आप देखते हैं, है ना, तो इधर आपका ये आपका पाकिस्तान वाला पार्ट है, ये पाकिस्तान वाला पार्ट है, और इधर आपका अफगानिस्तान वाला, ये सब आपका पश्चिमोत्तर भाग है। ये सब क्या है, आपका पश्चिमोत्तर भाग है ना। तो पश्चिमोत्तर भाग से जो हमें अभिलेख मिले हैं वो आपका आरामाइक और यूनानी भाषा में लिखे गए, ठीक है। और प्राकृत भाषा में जो भी अभिलेख हमें मिले हैं वो ब्राह्मणी लिपि में। देखो, भाषा मैंने बोल दिया अलग है, भाषा अलग होता है, लिपि अलग होता है। तो सम्राट अशोक के जो अभिलेख थे वो ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। भाषा की बात करें तो ज्यादातर प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, और जो प्राकृत भाषा में जो अभिलेख लिखे गए थे उसमें कौन सी लिपि का इस्तेमाल किया गया था, ब्राह्मणी लिपि का, ठीक है। और पश्चिमोत्तर से जो हमें अभिलेख मिले हैं इसमें कौन सी लिपि का इस्तेमाल किया गया था, खरोष्टी लिपि, ठीक है। और भाषा यहाँ की क्या थी, अरामीक और यूनानी भाषा में ये हमें जो है वो देखने को मिल जाता है। भाषा यहाँ की क्या थी, खरोष्टी लिपि, खरोष्टी थी। पश्चिम उत्तर भारत से जो अभिलेख अशोक ने लिखवाए थे वो खरोष्टी लिपि में लिखवाए थे। और भाषा क्या, भाषा कौन सा इस्तेमाल किया था, अरामीक और यूनानी भाषा का इस्तेमाल किया था, ये आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अधिकांश अभिलेख में हम प्रियदर्शी शब्द देखने को मिलता है, ये सब मैंने पॉइंट्स आपको समझा दिया है। चलो अब हम बात करेंगे आरंभिक राज्य 16 महाजनपद। 16 महाजनपद के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 600 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है वो भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण काल माना जाता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण काल माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है भाई, क्या कारण है 600 ईसा पूर्व के काल को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण माने जाने के पीछे क्या कारण? तो हम देखते हैं कि इस काल में बहुत सारे नए नगर राज्य उभर के सामने आते हैं। लोहे का जो इस्तेमाल है वो सबसे पहले 600 ईसा पूर्व के काल में ही होता है। लोहे के हल बनाए जाते हैं, लोहे के नुकीले फाल वाले हल से फिर खेती शुरू होती है, इसी टाइम पीरियड में होता है ना। सिक्कों का विकास इसी टाइम पीरियड में देखने को मिलता है, बहुत सारे नए नए सिक्के डाले जाएंगे जी, ठीक है। इसी काल में जैन और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है, जैन और बौद्ध धर्म का विकास भी इसी काल में होता है, और उनके जो ग्रंथ है वो भी इसी टाइम पीरियड में लिखे जाते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि इसी टाइम पीरियड में भारत में 16 महाजनपदों का विकास होता है, टोटल 16। जैसे कि अभी भारत में 28 राज्य है, उसी तरीके से 600 ईसा पूर्व के काल में हम देखते हैं कि भारत जो था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, ठीक है। देखो 16 महाजनपदों के नाम यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, कंबोज है ना जी, गांधार है आपका, इधर आप देखेंगे कुरु, यूपी में, ये यूपी में बता रहा हूँ, कुरु, पांचाल, कौशल, है ना, मल है आपका, ठीक है, वत्स है आपका, कौशल है आपका, ठीक है। इसके अलावा चेदी है, अवंती है, मत्स्य है ना, अस्मक है। इधर देखो दक्षिण भारत का एकमात्र जो जनपद था वो अस्मक था। इसके अलावा बिहार में देखोगे तो आपको वज्जी देखने को मिल जाएगा, मगध देखने को मिल जाएगा, बिहार में आपको अंग देखने को मिल जाएगा। ये सारे महाजनपद थे। 16 महाजनपदों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। कौन कौन सा नाम बता दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और एक आपका यहाँ पे रहेगा सूरसेन, है ना, सूरसेन, ये भी यूपी में ही पड़ जाता है सूरसेन। तो ये 16 महाजनपदों का विकास जो है वो आपको 600 ईसा पूर्व के काल में देखने को मिल जाता है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मगध महाजनपद के नाम वगैरह बता रखे जो कि मैंने आपको बता दिया। महाजनपद की खासियत क्या होती थी, महाजनपद, देखो महाजनपद ये शब्द आप कैसे समझाओगे, देखो महाजनपद, जन जन का मतलब क्या होता है, जैसे सबसे पहले आप जनपद का मतलब समझो, जन और पद, ठीक है। जन का मतलब होता है लोग, जन का मतलब क्या होता है लोग, और पद का मतलब क्या होता है जी, पैर। यानी कि पहले क्या होता था, प्राचीन काल में बहुत सारे ऐसे जगह होते थे जो एकदम खाली होते थे, जहाँ पे कोई नहीं रहता। तो लोगों ने क्या किया, अपना पैर रखा और वहां पे जंगल वंगल काटे और वहां पे बस गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, एक कस्बे के रूप में उसको डेवलप कर लिया। फिर अपना खुद का एक राजा बना दिया, अपनी राजधानी बना ली। फिर जब आपस में लोग लड़ते थे तो उसके लिए उनको सेना की जरूरत थी, तो उन्होंने सेना बना लिया। इस तरीके से छोटे छोटे जनपद महाजनपद के रूप में डेवलप हो गए, है ना। अधिकांश महाजनपद पे राजा का शासन हुआ करता था। देखो जनपद की विशेषताएं बता रहा हूं आपको, है ना। प्रत्येक महाजनपद की अपनी खुद की राजधानी होती थी और अपना इनका खुद का राजा होता था, है ना। और गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों पे कई लोगों का समूह भी शासन करता था। ऐसा नहीं कि हर जगह पे राजा का शासन, कुछ ऐसे राज्य होते थे जिनको हम गण और संघ के रूप में परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पे समूह का शासन चलता था और समूह में शामिल हर एक व्यक्ति राजा कहलाता था। महावीर और गौतम बुद्ध जो थे वो इन्हीं गण और संघों से रिलेट करते थे, ठीक है। आगे देखो, प्रत्येक महाजनपद की अपनी राजधानी होती थी जिसे प्राय किले द्वारा घेरा जाता था। राजधानी की किलेबंदी की जाती थी ताकि राजधानी को दुश्मनों से सुरक्षित रखा जा सके। किलेबंद राजधानी के रख रखाव और आरंभ की
आरंभिक सेनाओं और नौकरशाहियों के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। और धर्मशास्त्रों में कहा जाता है कि राजा जो था वो क्षत्रिय वर्ग से होता था। मतलब कि हम देखते हैं कि जो महाजनपद के राजा होते थे वो क्षत्रिय कुल से ही आते थे, है ना। और राजा का काम क्या था? राजा क्या काम करता था भाई? यहाँ पे अगले पॉइंट पे लिखा हुआ होगा राजा का क्या काम होता था? तो जो किसान है, व्यापारी है, शिल्पकार है, इनसे भेंट वसूलना, दूसरे प्रकार के कर वसूलना, ये सब काम जो है वो राजा के द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो ये महाजनपद के बारे में हो गया जी। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इस चैप्टर में अगर मैं कहूं तो भाई यही है। आसान सा टॉपिक है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो टॉपिक क्या रहता है आपका कि 16 महाजनपदों में प्रथम मगध। मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। क्यों? कैसे? ठीक है, 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। कैसे? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि मगध जो है वो सबसे पावरफुल महाजनपद बन के उभर के सामने आ जाता है। आधुनिक बिहार, देखो मगध का लोकेशन अगर आप देखोगे तो ये रहा मगध। ठीक है, ये हमारा बिहार है, बिहार में पड़ जाता है आपका मगध। मगध की जो राजधानी थी वो पहले राजगीर थी, राजगीर। ठीक है, आरंभिक राजधानी राजगीर थी या राजगाह जिसको हम बोलते हैं। फिर 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र। ठीक है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या होगा? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी कहां शिफ्ट की जाती है जी? पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दी जाती है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से मगध जो है वो पावरफुल महाजनपद कैसे कैसे बनता है, इसके लगभग 5 से 6 पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि मगध की जो जमीन थी वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी, यानी कि यहाँ पे कभी खाने पीने की चीजों की कोई कमी नहीं देखने को हमें मिलता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मगध के पास लोहे की खदानें बहुत है। जैसे झारखंड, अभी के अगर हम झारखंड की बात करें तो मगध का ही पार्ट था, और यहाँ पे लोहे की खदानें बहुत ही ज्यादा थी, है ना। तो लोहे की खदानें होने की वजह से क्या था कि सैनिकों के लिए आधुनिक हथियार बनाने बहुत आसान थे, और जब सैनिकों के लिए हथियार बनते थे तो युद्ध में तबाही मचाते थे, मारकाट मचाते थे, है ना। युद्ध में हमेशा जीत होती थी मगध की। इसके अलावा देखो हाथियों की उपलब्धता होती थी भाई, जंगल में हाथी उपलब्ध है। अब जंगल में जब हाथी उपलब्ध है तो क्या होगा जी? हाथी उस समय, ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर जो जब भारत में आक्रमण किया था धनानंद के टाइम पीरियड में, जब मगध का राजा धनानंद था, तो उसकी सेना में खौफ बैठ गई थी कि भाई मगध की सेना में बहुत ज्यादा हाथी है, बहुत ज्यादा हाथी, और इस वजह से वो डर के भाग गए। तो हाथी का ये फायदा था, तो मगध के जंगलों में हाथी उपलब्ध थे और इस सेना में एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में कार्य करते थे भाई, है ना, सेना को मजबूती प्रदान करते थे। इसके अलावा आवागमन बहुत ही सस्ता और सुलभ था भाई, गंगा नदी और उसकी उपनदियों से मगध में आना जाना बहुत ही आसानी से हो जाता था। इसके अलावा देखोगे अगला पॉइंट, अभी एक दो पॉइंट और बचा हुआ, शक्तिशाली शासक। देखो मगध के शासक बहुत ही पावरफुल थे, नामी विख्यात शासकों की अगर हम बात करें तो बिंबिसार आ जाता है आपका, अजातशत्रु आ जाता है, महापद्मानंद आ जाता है, धनानंद, धना धनानंद खुद, है ना, धनानंद की आप बात कर लो। ठीक है, तो ये सारे क्या थे? बहुत ही पावरफुल किंग थे। और जब पावरफुल किंग होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो राज्य भी पावरफुल बनेगा, वो साम्राज्य भी पावरफुल बनेगा, है ना। एक लास्ट पॉइंट और आपका रह जाएगा कि किलेबंद राजधानी थी भाई, मगध की राजधानी एकदम किलेबंद। देखो ये राजधानी है, ये आपका पूरा राजधानी का एरिया, और उसको चारों तरफ से दीवार से किलेबंद कर दिया गया, घेर दिया गया। अब इससे क्या होगा कि दुश्मन जब हमला करेगा ना तो बहुत मुश्किल से ही राजधानी पे कब्जा कर पाएगा। राजधानी पे देखो प्राचीन काल का ये रूल था कि अगर आपके दुश्मन ने आपके राजधानी पे कब्जा कर लिया ना भाई, आपके राजधानी पे कब्जा कर लिया ना, समझ लो पूरे साम्राज्य पे कब्जा माना जाएगा, है ना। तो इसलिए राजधानी को एकदम सुरक्षित और किलेबंद बनाया था मगध शासकों ने। राजधानी की बात करें तो देखो सबसे पहली जो राजधानी थी वो राजगाह थी, है ना। आधुनिक बिहार में स्थित राजगीर का ही प्राकृत नाम है राजगाह। राजगाह का मतलब होता है राजाओं का घर। ठीक है जी। फिर 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया जाता है, जिसको इस समय हम पटना के नाम से जानते हैं। ये मगध की राजधानी के बारे में हो गया। ठीक है जी। आगे देखो, एक आरंभिक साम्राज्य, यानी कि यहाँ पे हम मौर्य साम्राज्य की बात करने वाले हैं। हाँ जी, तो एक आरंभिक साम्राज्य की बात करने वाले हैं। इसमें भारत के सबसे प्राचीन, सबसे आरंभिक साम्राज्य की हम बात करेंगे,
जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। ठीक है जी, कौन से साम्राज्य की बात करेंगे बच्चे? मौर्य साम्राज्य। देखिए, मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, या जिनको हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं। तो कौटिल्य की मदद से धनानंद, जो कि मगध का सबसे क्रूर अत्याचारी शासक माना जाता था, उसको खत्म किया था। और फिर 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली। और इसका साम्राज्य एक अखंड भारत, उस समय भारत को एक अखंड भारत कहा जाता था, जो कि पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। दक्षिण में स्वर्णगिरी, कर्नाटक तक ये जो है वो फैला हुआ था। फिर उड़ीसा की बात कर ले, जिसको हम कलिंग साम्राज्य बोलते थे, तो कलिंग जो कि उड़ीसा में पड़ता था, उसको भी सम्राट अशोक ने जीत लिया था। वैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने और इसके जो पिता थे बिंदुसार, उन्होंने भी कलिंग को जीतने की कोशिश की थी, लेकिन कलिंग को जीता वास्तव में अशोक ने था। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद ही सम्राट अशोक ने परमानेंटली युद्ध को त्याग दिया और शांति प्रिय हो गया, और शांति की नीति को अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मौर्य वंश के बारे में। हमारे पास जानकारी प्राप्त करने के कौन कौन से स्रोत है? ठीक है, तो देखिए, मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे पहला स्रोत है मेगास्थनीज की इंडिका। सबसे पहला स्रोत कौन सा है? मेगास्थनीज की इंडिका। देखो, मेगास्थनी एक यूनानी यूनानी राजदूत था। राजदूत। ठीक है, राजदूत कौन होते हैं जी? संदेश वाहक के तौर पे हम कह सकते हैं कि दूसरे साम्राज्य से भेजा गया हो संदेश, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, तो उसको हम राजदूत बोलते हैं। तो मेगास्थनीज जो है वो यूनान से आया था। सेलुकस निकेटर, जो यूनान सिकंदर का सेनापति था, है ना, उसका राजदूत था। क्योंकि सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री की जो शादी है वो चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया था, तो इस वजह से इसको यहाँ भेजा गया था। तो मेगास्थनीज ने भारत में रहते हुए इंडिका नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। और इंडिका नामक पुस्तक में पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का बहुत ही सुंदर वर्णन इसने कर रखा है। भारत के नगर पाटलिपुत्र, और साथ ही साथ मौर्य प्रशासन का भी बहुत ही सुंदर वर्णन कर रखा है। दूसरा पॉइंट आप बताएंगे, कौटिल्य, या जिसको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र से भी हम मौर्य प्रशासन व्यवस्था को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं। इसके अलावा मूर्तिकला भी आप बता सकते हो। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में या फिर मौर्य काल में बहुत सारी ऐसी मूर्तियां बनाई गई जो कि अद्भुत कला के प्रमाण माने जाते हैं, और इन मूर्तियों से भी हम जान सकते हैं। इसके अलावा अशोक के अभिलेख, अशोक वो पहला शासक था जिसने पॉलिश पत्थरों पे अभिलेख लिखवाना शुरू किया था, और ये अभिलेख भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी देते हैं, है ना। संस्कृत के और दूसरे ग्रंथ है। इसके अलावा जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। तो जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथ से हम उनके धार्मिक इतिहास को जान सकते हैं, धार्मिक इतिहास को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे सोर्सेस है जिससे कि हम मौर्य वंश के बारे में जानते हैं, मौर्य वंश के बारे में पता चलता है हमें। ठीक है, आगे देखो, अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधि हमने देवना प्रिय। देवना प्रिय का मतलब क्या होता है? देवताओं का प्रिय। तो सम्राट अशोक ने दो उपाधियों का इस्तेमाल किया था। एक तो देवना प्रिय, जो कि मतलब होता है देवताओं का प्रिय, और एक है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी का मतलब होता है सुंदर मुखाकृति वाला व्यक्ति। ठीक है, तो ये दोनों ही उपाधि थी जो कि सम्राट अशोक ने अपने लिए इस्तेमाल में लाया था। देखो, सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से अपना धर्म का प्रचार किया था। मतलब कुछ सिद्धांत, अलग से सिद्धांत अपने साम्राज्य में फैलाने की कोशिश की, जिसको हम सम्राट अशोक के धम्म के नाम से जानते हैं। धम्म, धम्म मतलब कोई धर्म नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे सिद्धांत है जो कि सभी को फॉलो करना चाहिए। अपने नागरिकों को सुधारने के लिए, नागरिकों को अच्छा बेहतर बनाने के लिए अशोक ने क्या किया था? धम्म का प्रचार किया था। अगर धम्म के हम प्रमुख उपदेशों की बात करें तो बड़ों का आदर करना, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदार व्यवहार रखना, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार रखना, है ना, दूसरे के धर्म का सम्मान करना, ये सब सम्राट अशोक के प्रमुख उपदेश थे, उसके धर्म के प्रमुख उपदेश थे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब मौर्य प्रशासन की बात कर लेते हैं। मौर्य प्रशासन, जहां पे बहुत बच्चे मतलब परेशान रहते हैं, समझ में नहीं आता है उनको कि भैया कैसे होगा मौर्य प्रशासन, कैसे समझ। देखो, प्रशासन का मतलब क्या होता है? प्रशासन का मतलब होता है शासन कैसे चलाया जाता है ना। शासन कैसे चलाया जाएगा? शासन कैसे चलाया जाएगा? राजा के माध्यम से। सबसे टॉप पे क्या होगा? राजा होगा, है ना। फिर क्या होंगे जी? मंत्रीगण होंगे, बहुत सारे मंत्री होंगे,
है ना। इसके अलावा साम्राज्य का विभाजन कैसे कैसे किया गया, जैसे कि अभी अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के प्रशासन को आप कैसे समझ सकते हो। सबसे ऊपर प्रधानमंत्री होता है जो कि पूरे देश को कंट्रोल कर रहा होता है, उसके नीचे मुख्यमंत्री होते हैं जो कि राज्य को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसके नीचे हम देखते हैं जिला में बहुत सारे विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, है ना, डीएम होते हैं जो कि जिला स्तर पे कार्य कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ऐसे ही उस समय भी पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है किया गया होगा, शक्तियों का बंटवारा किया गया होगा। तो देखिए हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य को ना उस समय 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में बांटा गया। मौर्य साम्राज्य को कितने प्रमुख केंद्रों में बांटा गया था? 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में बांटा गया था, जिसमें इस साम्राज्य की राजधानी थी सबसे पहले पाटलिपुत्र। इस साम्राज्य की राजधानी सबसे पहला केंद्र राजधानी पाटलिपुत्र हो गया। और 4 प्रांतीय केंद्र थे इसमें, 4 मुख्य प्रांतीय केंद्र, ठीक है। तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, स्वर्णगिरी। ये नाम चारों याद रखने हैं आप, ये प्रशासन व्यवस्था में आपको इनको नाम लिखने होंगे। तो 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में पूरे साम्राज्य को बांटा गया। देखो मौर्य शासकों की अगर हम बात करें तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मौर्य शासकों का जो नियंत्रण है, जैसे कि अगर आप इंडिया के मैप को आप देखिए, छोटा सा मैप बना देता हूं मैं फटाफट। जैसे अगर आप इंडिया के मैप को देखिए, इधर आपको पता है नेपाल है, इधर बांग्लादेश आ जाता है, इधर पाकिस्तान आ जाता है, अभी के समय में इधर अफगानिस्तान आ जाता है। तो राजधानी इधर है, इधर बिहार में आपका, है ना, बिहार में लोकेशन है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी है। तो हम देखते हैं कि मौर्य शासकों का जो नियंत्रण है वो पाटलिपुत्र और इसके आसपास के जो केंद्र है, इसके आसपास के केंद्रों में बहुत ही बेहतर नियंत्रण है। लेकिन दूर के अफगानिस्तान के केंद्रों की बात कर लो, पाकिस्तान के केंद्रों की बात कर लो, नीचे साउथ इंडिया में चले जाओ, इन केंद्रों पे इनका नियंत्रण उतना बेहतर नहीं था। हाँ, थे मौर्य साम्राज्य के पार्टी, लेकिन नियंत्रण उतना बढ़िया नहीं था, कंट्रोल उतना बढ़िया नहीं था। इसलिए हम कहते हैं कि मौर्य शासकों की जो प्रशासन व्यवस्था थी असमान थी। असमान मतलब कि पूरे साम्राज्य पे इनका एक जैसा नियंत्रण नहीं था। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे देखो मौर्य शासकों ने क्या किया, प्रांतीय केंद्रों का चयन बहुत ही सावधानी पूर्वक तरीके से किया। प्रांतीय केंद्र यानी कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रांतीय केंद्रों की बात करें तो तक्षशिला और उज्जैनी जो कि लंबी दूरी के व्यापारिक व्यापार वाले मार्ग पे स्थित थे, जहां से सारी लंबी दूरी के व्यापार वगैरह कंट्रोल होता था। दक्षिण में स्वर्णगिरी, है ना, स्वर्णगिरी जो कि सोने के खदान के लिए बहुत ही फेमस था। ठीक है, भूमि और नदी दोनों ही तरह से जो मार्ग है, भूमि मार्ग, स्थल मार्ग, सबको सुचारू बना के रखा ताकि आवागमन आसानी से हो सके एक जगह से दूसरी जगह पे। इसके अलावा हम देखते हैं कि सेना सेना सुरक्षा का एक मुख्य माध्यम उस समय थी, है ना। और मैगस्थनीज ने सैन्य गतिविधियों के संचालन के लिए क्या किया है, एक समिति और 6 उप समिति का उल्लेख किया है। ठीक है, 6 उप समिति। अब देखो कौन कौन सी उप समितियां थी, ये याद करके रखना भाई, यहां से अलग से भी क्वेश्चन बन जाएगा। और बाकी अगर आप मौर्य प्रशासन व्यवस्था को जब कर रहे होगे और अगर ये 6 समितियों के कार्य आप नहीं लिखोगे तो समझ लो पूरा आंसर बेकार है ना। 6 उप समिति जो थी उसके क्या कार्य थे, तो पहली उप समिति होती थी वो नौसेना का संचालन करती थी। नौसेना बोले तो नाव वाली सेना, है ना, जल सेना की बात यहां पे की जा रही है, तो जल सेना का संचालन पहली उप समिति करती थी। दूसरी उप समिति की बात करें तो यातायात और खान पान का संचालन करना। यातायात में जो सैनिक है उनके लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था कर दिया, है ना। खान पान में सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करना, ये सब काम दूसरी उप समिति का था। तीसरी उप समिति पैदल सैनिकों का संचालन करती थी। चौथी उप समिति अश्वरोहियों का संचालन, मतलब कि घुड़सवार जो सैनिक होते थे उसको कंट्रोल करती थी, उसको मैनेज करने का काम करती थी। पांचवी उप समिति रथरोहियों का, यानी कि रथ चलाने वाले जो हाँकने वाले होते थे उसको संचालित करती थी। छठी उप समिति हाथियों का संचालन करती थी। तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो पहली उप समिति नौसेना का संचालन कर रही, मतलब कि चलो भाई हमने नाव में बहुत घूम लिया, है ना, अब हम क्या करेंगे, पैदल चलेंगे, है ना। तो पैदल यानी कि यातायात, ठीक है, सड़क मार्ग यातायात, ठीक है, तो यातायात और खान पान का संचालन दूसरी उप समिति। फिर भाई पैदल, अरे नहीं ये वाला होगा, चलो ट्रिक जो है यहां से यहां पे काम होगा भाई। हाँ नहीं, हाँ नौसेना का संचालन कर लिया, हाँ मैं दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। देखो नौसेना पहली उप समिति क्या कर रही है, नौसेना का संचालन कर रही है, तो नाव में घूम लिया भाई बहुत ज्यादा आप।
अब आपको क्या करना है, खान पान करना है, तो भाई खान पान कर लो। तो पहले दूसरी उप समिति यातायात और खान पान का संचालन करेगी। अब खाना बहुत खा लिया भाई, खा पी बहुत लिया, अब पैदल चलेंगे जी, पचाने के लिए पैदल चलेंगे। तो पैदल सैनिकों का संचालन, चलो जी पैदल बहुत चल लिया, अब घोड़े पे चलेंगे जी, तो घुड़सवार सैनिकों का संचालन यानी कि अश्वरोहियों का संचालन। घोड़े पे बहुत चल लिया, अब चलेंगे रथ पे यानी कि रथरोहियों का संचालन। रथ से बहुत चल लिया, अब चलेंगे हाथियों से, तो हाथियों का संचालन। इस तरीके से। वैसे ये ट्रिक मेरे एक स्टूडेंट ने ही दिया है ये ट्रिक मैंने खुद नहीं बनाया, एक स्टूडेंट ने बनाया, तो आप याद कर सकते हो इस तरीके से। नौसेना, यातायात, खान पान, अश्वरोही, अश्वरोही क्या, पैदल सैनिक, अश्वरोही, रथारोही और हाथियों का संचालन। ठीक है, तो ये 6 उप समितियों के कार्य आपके यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। इसमें हम देखते हैं कि जो दूसरी उप समिति है मौर्य प्रशासन में, यहाँ पे एक और पॉइंट बताएंगे, जो दूसरी उप समिति है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। जैसे कि उपकरण को ढोने के लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था करना, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, सैनिकों की देखभाल के लिए सेवक और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। तो ये सब काम दूसरी उप समिति के थे। दूसरी उप समिति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करती थी, है ना। इसके अलावा हम देखते हैं कि सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाने की कोशिश की और उसने अपने धर्म के माध्यम से ऐसा किया। सभी लोगों में धर्म के प्रचार के लिए उसने बहुत ज्यादा जोर लगाया और एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर दिए। ठीक है, धम्म महामात्र नाम के विशेष अधिकारियों को नियुक्त किया सम्राट अशोक ने, जो कि सम्राट अशोक के धम्म को पूरे साम्राज्य में घूम घूम के फैलाते थे। सम्राट अशोक के धम्म का प्रचार प्रसार करने का काम किया करते थे। ठीक है जी, ठीक है। चलिए देखिए, एक टॉपिक और हम समझ लेते हैं, उसके बाद क्या है कि वन शॉट में ही मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करवाने वाला था, लेकिन थोड़ा सा कैमरे में भी दिक्कत होने वाली मुझे ऐसा महसूस हो रहा है और वीडियो काफी लंबी भी बन जाएगी, है ना, लगभग 1.5 घंटे की वीडियो चली जाएगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 2 पार्ट्स में इस चैप्टर को मैं समझा दूंगा। एक पार्ट तो अभी आज डल जाएगी और 1-2 दिन में सेकंड पार्ट में बना दूंगा इस चैप्टर का, यानी कि 2 वीडियो में भाई ये चैप्टर समझाऊंगा। ठीक है, चलो तो एक और टॉपिक आज की इस वीडियो में हम समझ लेते हैं, मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। मौर्य साम्राज्य को इतिहासकारों ने कितना महत्व दिया भारतीय इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में हम मौर्य साम्राज्य को कहाँ रखते हैं। तो कुछ इतिहासकार इसको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं और कुछ इसको बहुत कम महत्वपूर्ण मानते हैं। जो ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं वो क्या तर्क देते हैं, ज्यादा महत्व देने के पीछे क्या कारण है। तो मौर्य साम्राज्य का इतिहास एक प्रमुख काल माना जाता है, भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत ही शक्तिशाली और पारिश्रमिक शासक था। तो हम देखते हैं कि मौर्य शासक जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे, बहुत ही मेहनती, पारिश्रमिक मतलब कि मेहनती शासक हुआ। इनकी मूर्तिकला बहुत ही अद्भुत थी, है। यहाँ के राजाओं ने कोई खास उपाधि नहीं लगाई। मतलब भारतीय इतिहास में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे किंग हुए जो कि अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी उपाधि लगाते थे, महाराजा धीराज, महाराजाओं का महाराजा, पता नहीं क्या क्या उपाधि लगाते। मौर्य शासकों ने कोई खास बड़ी उपाधियों का इस्तेमाल नहीं दिखा, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए नहीं किया। इससे भी हम कह सकते हैं कि मौर्य शासक उदार थे, बेहतर थे, है ना, सिर्फ दिखाने के लिए चीजें नहीं करते थे। अब कुछ इतिहासकार क्या करते हैं, कम शक्तिशाली या कम महत्वपूर्ण मानते हैं। अब मौर्य साम्राज्य को हम कम महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, कुछ विद्वानों के अकॉर्डिंग इसको कम महत्व क्यों दिया जाता है। तो यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में एक बहुत ही छोटा टाइम पीरियड माना जाता है। बहुत से ऐसे साम्राज्य हुए जो 200, 300, 400 साल तक भारत में रहे हैं, लेकिन मौर्य साम्राज्य काफी छोटे टाइम पीरियड तक ही चल पाया। मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों तक नहीं फैला था, है ना जी। इनका अच्छा नियंत्रण, आपको पता है कि उत्तर भारत में इनका बेहतर नियंत्रण था, दक्षिण भारत में इनका बेहतर नियंत्रण नहीं था। एक जैसा पूरे भारत में नियंत्रण नहीं कर पाए, इस वजह से भी मौर्य साम्राज्य को कम महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इसका पार्ट 2 भी लेके आऊंगा। लगभग 40 मिनट से ऊपर की वीडियो तो वैसे भी बन चुकी है, 45 मिनट की लगभग। एक वीडियो और आएगा जो कि लगभग 40 मिनट के आसपास की होगी और उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों का प्यार है मेरे दोस्तों, है ना। और अगले पार्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बाकी अपना प्यार दिखाते रहें। मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।